हम इंडिया की जियोग्राफी देखने वाले हैं। पार्टिकुलरली हम यहाँ मैप के माध्यम से इंडिया के कोल्ड डिज़र्ट, ऐसे मरुस्थल की हम बातचीत करने वाले हैं जहाँ का टेम्परेचर कम होता है। ठंडा मरुस्थल की हम बातचीत करेंगे, वो भी भारत के मरुस्थल की। इसके पहले हमने गोबी के डिज़र्ट के बारे में जाना था कि गोबी के डिज़र्ट की जलवायु कैसी है, कौन कौन से देशों में इसका फैलाव है। इसके बाद ठंडे डिज़र्ट के अंतर्गत ही हम बात करने वाले हैं लद्दाख के मरुस्थल के बारे में। इसका फैलाव आप देख सकते हैं कौन कौन से एरिया में फैला हुआ है। यहीं से इंडस नदी मतलब सिंधु नदी होकर के गुजरती है। यहीं पर आपको लद्दाख पर्वत श्रेणी भी देखने को मिल जाएगी। यहीं से आपको हिमालय पर्वत भी देखने को मिल जाएगा। बहुत सारी जगहें यहाँ पर सिचुएटेड हैं, जैसे कि कारगिल है, गिलगिट वाला एरिया हो गया, देहरा गोमपास हो गया। यहाँ से सिंधु की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी भी होकर के गुजरती है, जो कि सिंधु नदी में इसी रेगिस्तान में जाकर के मिल रही है, वो है श्योक नदी। यहाँ पर आपको सियाचिन हिमनद भी देखने को मिलता है, जमी हुई नदी आपको देखने को मिल रही है जो है सियाचिन हिमनद। तो जम्मू एवं कश्मीर के पूरब वाले हिस्से में ये वाला जो एरिया यहाँ पर आता है हिमालय का, वो वृहद हिमालय आता है। अब इसी वृहद हिमालय में हम देखेंगे जो लद्दाख है वो एक ठंडा रेगिस्तान है। इसकी नॉर्थ की तरफ में यदि हम जाते हैं, ठंडा रेगिस्तान के नॉर्थ की तरफ में यदि हम बढ़ेंगे तो काराकोरम पर्वत श्रेणी पड़ती है। इसके यदि आप साउथ की तरफ में आते हैं तो जास्कर पर्वत है। लद्दाख से बहुत सारी नदियां गुजरती हैं जिसमें सिंधु सबसे प्रमुख है। इन नदियों की खास बात यह है कि ये बहुत गहरे गॉर्ज का निर्माण करती हैं, जिसको हम हिंदी में महाखड्ड बोलते हैं। तो ये गहरी घाटी और गार्ज का निर्माण करते हुए जाती हैं। इसके साथ साथ आपको बहुत सारी हिमानी भी देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि एक तो ये सियाचिन हिमनद हमको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर गैंगरी हिमानी भी लोकेटेड है। लद्दाख वाला एरिया बहुत ज़्यादा ऊंचाई में लोकेटेड है। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल एरिया वाले की बात करें तो यहाँ पर 3000 मीटर से लेकर के काराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हिमालय पर्वत पूरा फैला हुआ है और बहुत ज़्यादा हाइट है यहाँ पर। इसका मतलब ये है यहाँ की जो जलवायु है वो शीतल और शुष्क है, ठंडी भी है और सूखापन भी है। इतनी ऊंचाई पर हवा की जो है हमें पतली परत देखने को मिलता है। अब जब हवा की परत पतली है तो सूरज की जो रोशनी है डायरेक्ट इसके ऊपर पड़ेगी, जहाँ कहीं भी पड़ेगी तो बहुत तीव्रता का अनुभव होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी हमको फील होती है। इसलिए तो कहते हैं यहाँ ठंडाई भी है और सूखापन भी है। वहीं यदि हम बात करें ग्रीष्म ऋतु की, गर्मी वाले दिन में आप देखोगे, गर्मी वाले दिन, गर्मी के मौसम में भी यहाँ का टेम्परेचर अपने यहाँ के जैसे नहीं रहता है। दिन का तापमान 0 सेल्सियस से कुछ ही ज़्यादा रहता है। रात की यदि हम बात करें तो इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है कि लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे चले जाता है टेम्परेचर। एक बात आपको और ये ध्यान रखना है कि चूंकि ये जो एरिया है हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है, मतलब यदि हिमालय इस प्रकार से यहाँ पर फैला हुआ है तो क्या काम करेगा, ये जो मानसूनी हवाएं हैं हिमालय से टकराएंगी, ठीक है, और वापस आ जाएंगी। इस एरिया की तरफ में वो बढ़ नहीं पाएगा। इसका मतलब ये है यहाँ पर पानी भी कम गिरेगा। इसलिए कहते हैं कि ये हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इसी के चलते चलते यहाँ पर पानी बहुत कम गिरता है। बारिश के मौसम में आपको यहाँ पर बहुत कम बारिश देखने को मिलेगी। यहाँ पर कितनी बारिश हो सकती है एवरेज यदि हम बात करें तो यहाँ पर मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष बारिश होती है। यहाँ आप जाएंगे तो देखेंगे कि बर्फीली हवाएं चल रही हैं। इसके अलावा तेज़ी से जलाने वाली सूरज की गर्मी है, इसलिए तो यहाँ पर सूखापन भी है और ठंडाई भी है। एक बात हमको यह ध्यान में रखना है कि यदि आप सूरज की धूप में ऐसे बैठें कि आपके पैर छाया में हों तो आप एक साथ एक ही समय में ऊष्माघात और तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। दो चीज़ें आपकी बॉडी में एक साथ होंगी, एक तो आप गर्मी को भी फील कर रहे हैं, दूसरी आप ठंडाई को भी फील कर रहे हैं। यहाँ पर जो लद्दाख शब्द है, लद्दाख को हम जो है
खा पा चान भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है हिमभूमि। वहीं यदि हम बात करें यहाँ पर कौन कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, कौन कौन से प्राणी यहाँ पर रहते हैं, तो यहाँ पर आपको वनस्पति बहुत ही कम देखने को मिलेगी। अब चूँकि यहाँ पर सूखापन ज़्यादा है, टेम्परेचर भी कम है, इसलिए यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत कम उग पाते हैं। इसके अलावा जानवरों के चरने के लिए यहाँ पर घास बहुत कम देखने को मिलेगा। कहीं कहीं पर घास है, छोटी छोटी झाड़ी हैं, इन्हीं को ये चरते हैं। इसके अलावा इस एरिया में आपको विलो एवं पॉपुलर के छोटे मोटे जंगल देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और ये विलो वही लकड़ी है जिससे कश्मीर में बेड बनाए जाते हैं। गर्मी के मौसम में यहाँ पर आप देखेंगे सेब की खेती होती है, खुबानी, अखरोट जैसे पेड़ पल जाते हैं। लद्दाख में हमें बहुत सारे पक्षियों की प्रजाति देखने को मिल जाती है, ठीक है। इसमें बहुत सारी कैटेगरी जैसे कि रॉबिन, रेड स्टॉट, तिब्बती स्नोकॉर्क, रेवेन और हूप यहाँ पर पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो पक्षी हैं बाहर से भी यहाँ पर आते हैं, मतलब प्रवासी पक्षी भी यहाँ पर देखने को हमको मिल जाएंगे। वहीं यदि हम देखें कौन कौन से पशु यहाँ पर पाए जाते हैं, जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको जंगली बकरी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। जंगली भेड़, याक और विशेष प्रकार के कुत्ते भी यहाँ देखने को मिलते हैं। लोग इनको पालते क्यों है, तो जाहिर सी बात है, लोगों को दूध चाहिए, मांस चाहिए, खाल चाहिए, इसीलिए इनको पाला जाता है। अब जैसे यहाँ पर याक की बात करें, ठीक है, जंगली बैल की बात करें, तो इसके जो जंगली गाय है, याक का यूज़ किया जाता है पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए। भेड़ और बकरी यदि ये लोग पालते हैं तो इसका यूज़ किया जाता है ऊनी वस्त्र बनाने के लिए। अब हम बात करते हैं कि यहाँ की जनता कैसी है, पब्लिक कैसी है। यहाँ पर एक फैक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है कि क्रिकेट का सबसे अच्छा जो बल्ला है वो विलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। पार्टिकुलरली जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया में इसी से बैट बनाए जाते हैं और ये पूरा भारत भर में इसकी सप्लाई होती है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि मध्य एशिया के लोग, लद्दाख और तिब्बत के लोग, क्या इनमें कुछ अंतर हो सकता है? यहाँ रहने वाले लोग ज़्यादातर या तो मुसलमान हैं या फिर बौद्धिस्ट हैं। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में बहुत सारे बौद्ध मठ बने हुए हैं, ठीक है, और ये अपने परंपरागत गोम्पा के साथ स्थित हैं। इनमें कौन रहता है? गोम्पा आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ फेमस मठ लोकेटेड हैं जैसे कि हेमिस, थिक्से, से एवं लामायूरी। इसके अलावा खेती बाड़ी की बात करें तो यहाँ के लोग जौ, आलू, मटर, सेम, सलजम की खेती करते हैं। ठंडी के मौसम में इतनी खतरनाक यहाँ पर ठंड पड़ती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठान और उत्सव में अपने आप को व्यस्त रखते हैं, तब जाकर के बचा पाते हैं। यहाँ की महिलाएं बहुत ज़्यादा परिश्रमी होती हैं, घर के कामकाज बस नहीं करती हैं, खेतों में ही काम नहीं करती बल्कि छोटे मोटे व्यवसाय, दुकानें भी संभालती हैं। एक बात यह है कि लद्दाख की जो राजधानी लेह है, सड़क एवं वायु मार्ग के द्वारा भली भांति से जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैप में कि ऐसा नहीं है कि इसको सड़क के माध्यम से कनेक्ट नहीं किया गया है। यहाँ पर आपको सड़क देखने को मिल जाएगी। तो नेशनल हाईवे 1 की यदि हम बात करें, ठीक है, तो नेशनल हाईवे 1A लेह को, ठीक है, कारगिल हो गया, गिलगिट हो गया, देहरा गोम्पा, श्योक हो गया और ये है लेह, ठीक है। तो ये जो लेह है, लेह को जोजिला दर्रा होते हुए रास्ता जाता है, कश्मीर घाटी से जोड़ता है। ये जम्मू एंड कश्मीर वाला एरिया हो गया, इससे जोड़ने का काम करता है 1A। इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी सारे आपको दर्रे देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि एक दर्रा यहाँ पर यह है जोजिला दर्रा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में आपको और भी दर्रे देखने को मिल जाएंगे जैसे कि बारालाचा, रोहतांग पास। कुछ और यदि हम फैक्ट की बात करें तो जो मनाली लेह राजमार्ग है 4 दर्रे से होकर के गुजरता है। रोहतांगला, बारालाचाला, लुनगालाचाला और टंगला।
ये राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच में ही खुलता है, जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है। अब यहाँ के लोग कमाई कैसे करके करते हैं? कमाई का मुख्य जरिया इनका पर्यटन है। देश से विदेश से बहुत सारे लोग यहाँ पर पर्यटन के लिए आते हैं। यहाँ पर बहुत सारे मठ बनाए गए हैं, तो गोम्पा दर्शन, घास के मैदान देखने, हिमनद की सैर करने, यहाँ जो उत्सव और अनुष्ठान होते हैं उस सब को देखने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। इतना ज़्यादा यहाँ पर आधुनिकीकरण हो चुका है, इसके फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में काफ़ी कुछ चेंजेस आ गया है। लेकिन लद्दाख के लोग सैकड़ों सालों से प्रकृति के साथ में समन्वय और संतुलन बना करके चलते हैं। पानी हो चाहे वो ईंधन हो, यहाँ पर इन सब चीज़ों की कमी है। ठीक है, तो मित व्ययता से ही ये लोग इनका यूज़ करते हैं और ज़्यादा व्यर्थ नहीं करते हैं।